अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी, कुछ स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ वेटिंग रूम में। आई गेस हम लोग 1 मिनट वेट कर लेते हैं सो दैट सब लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद फिर कंटिन्यू करें। ओके क्लास कंटिन्यू करते हैं। अच्छा बेटा, आवाज़ क्लियर आ रही है? वॉइस में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है? ओके। So the topic which we are going to discuss today is risk management। ठीक है, हम देखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट यूजुअली क्या होती है हमारे पास और हम रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं। रिस्क पैराडिम क्या है हमारे पास और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। सो रिस्क बेसिकली अगर हम रिस्क की जनरल डेफिनेशन की बात करें, सो रिस्क इज समथिंग विच इज अनसर्टेन। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको लेकर आप श्योर नहीं है और वो कभी भी अगर हो सकती है। अच्छा, जब हम रिस्क की बात करें तो रिस्क कैन बी नेगेटिव रिस्क और कैन बी पॉजिटिव रिस्क एज वेल। नेगेटिव रिस्क जो आपके प्रोजेक्ट को अफेक्ट करे इन टर्म ऑफ लॉस, और पॉजिटिव रिस्क ऐसा रिस्क लेट सपोज कि जो आपके प्रोजेक्ट को हेल्प आउट कर रहा हो। ठीक है, लेट सपोज कि आपकी कोई की रिसोर्स वापस आ गई जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट जो है जो वन वे हो सकता है, जो 1 वीक लेट हो रहा था वो उस प्रोजेक्ट के सीनियर प्रोजेक्ट मेंबर के वापस आने से वो चीज़ पहले हो जाए। सो दैट कैन बी पॉजिटिव रिस्क। और नेगेटिव रिस्क इज दैट कि जिस टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाए। ठीक है, तो रिस्क की डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। रिस्क जो है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी हो सकता है, इटसेल्फ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके रिसोर्सेज से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, सो रिस्क कैन बी एनीथिंग। एनवायरमेंटल रिस्क भी हो सकता है, वेदर से रिलेटेड रिस्क भी हो सकता है। 3-4 दिन या 2 दिन ऐसी तूफानी बारिश हुई कि कोई मतलब ऑफिस कोई जा ही नहीं सका, साइट विजिट नहीं कर सका, इंटरनेट नहीं चल सका,
जिसकी वजह से काम डिले हो गया। सो रिस्क कैन बी एनीथिंग, कोई भी चीज अनसर्टेनिटी जो आपको जब तक वो अकर होना जाए उसकी एग्जिस्टेंस आप जो है वो आइडेंटिफाई ना कर सकें, दैट भी कैन बी कंसिडर एज रिस्क। प्रोजेक्ट रिस्क क्या होते हैं? व्हाट कैन गो रॉन्ग, ठीक है, अगेन क्या चीज जो है वो अगेंस्ट जा सकती है, क्या चीज गलत हो सकती है। व्हाट इज द लाइकलाइहुड, लाइकलाइहुड मीन्स उसके होने के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है। व्हाट विल द डैमेज बी, अगर वो रिस्क अगर हो जाता है तो उसका डैमेज कितना होगा। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम पॉजिटिव रिस्क की बात करें जिनको हम कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज, तो पॉजिटिव रिस्क कैन बी कंसिडर एज अपॉर्चुनिटीज। उस पे हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा करो सो दैट वो हम अपॉर्चुनिटीज़ हम गेन कर सकें। और नेगेटिव रिस्क मीन्स हमारे पास थ्रेट्स की फॉर्म में जो हमारे प्रोजेक्ट को थ्रेटन कर सकती हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि पॉजिटिव रिस्क या अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा हमारा फोकस नेगेटिव रिस्क पर होता है। जो थ्रेट्स होते हैं जिससे रिलेटेड प्रोजेक्ट के अफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हों, तो हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हम उस पर ज़्यादा फोकस करें। हम ये देखें कि अगर है वो रिस्क है क्या, सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफिकेशन, उसके होने की प्रोबेबिलिटी, उसका इम्पैक्ट, और हम उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो जब भी हम रिस्क की बात करें तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, कि कौन कौन से रिस्क प्रोजेक्ट से रिलेटेड अकर हो सकते हैं, और फिर उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उनके होने के चांसेस क्या हैं, और अगर हो जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्रोजेक्ट पे, डैमेज क्या हो सकता है, और हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। रिएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, रिएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट इज दैट कि जब रिस्क अकर होगा हम तभी मैनेज करें। हम पहले से हमने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई, कोई टेक्निक नहीं डिफाइन की, नाउ वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द रिस्क, हम काम अपना नॉर्मल सीक्वेंस में कर रहे हैं, और रिस्क से रिलेटेड हम क्या कह रहे हैं कि जब रिस्क अकर होगा तब देखा जाएगा। सो दैट इज रिएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, जब रिस्क हो अकर होगा तभी हम उसको जो है वो मैनेज करें। प्रोजेक्ट टीम रिएक्ट टू रिस्क व्हेन दे अकर, कब रिएक्ट करेंगे, जब रिस्क अकर हो जाए। मिटिगेशन, अच्छा मिटिगेशन क्या होती है, प्लान फॉर एडिशनल रिसोर्सेज इन एंटिसिपेशन ऑफ फायर फाइटिंग। रिस्क मिटिगेशन क्या है कि आप प्लान करें कि ठीक है जब अगर ये रिस्क अगर हो जाएगा तो फिर हम इसके लिए एडिशनल रिसोर्सेज ऐड करेंगे और फायर फाइटिंग भी स्टार्ट कर देंगे, मतलब लोगों को फायर करना शुरू करेंगे और नई रिसोर्सेज को हायर करना स्टार्ट करेंगे। सो दैट इज द मिटिगेशन पॉलिसी फॉर रिएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। जब आप रिएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो आप उसी टाइम पे पहले से प्रॉपर मैनेजमेंट और मिटिगेशन करने के बजाय आपके मिटिगेशन अप्रोच क्या होती है कि जब रिस्क अकर होगा तब देखा जाएगा और तब हम उसी टाइम पे नई रिसोर्सेज को हायर कर लेंगे और जो लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं उनको जो है वो फायर कर देंगे। अगेन इसकी वजह से और फिर रीजन इश्यूज जो है वो जनरेट होंगे। लेट्स सपोज मिडिल ऑफ द प्रोजेक्ट आपने किसी रिसोर्स को प्रोजेक्ट से आउट कर दिया, नया बंदा आएगा, उसको लर्न करने में, एनवायरनमेंट को में एडजस्ट होने में, चीज़ों को सीखने में टाइम लगेगा। फिक्स ऑन फेलियर, फिक्स ऑन फेलियर, रिसोर्सेज आर फाउंड एंड अप्लाइड व्हेन द रिस्क स्ट्राइक। जब रिस्क अकर होगा तभी आप रिसोर्सेज को देखें कि इस रिस्क को कौन मैनेज कर सकता है, मतलब आप पहले से कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर रहे कि ये पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं और अगर ये रिस्क अकर हुआ तो आप इसकी स्ट्रेटेजी ये है और ये पर्सन ये रिसोर्सेज यूज होंगे। आप रिस्क के अकर होने का वेट कर रहे हैं, जैसे ही रिस्क अकर हो गया उसके बाद आप जो है वो रिसोर्सेज को ढूंढ रहे हैं कि इस रिस्क को कौन सी रिसोर्स जो है वो सॉल्व कर सकती है। क्राइसिस मैनेजमेंट, फेलियर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू अप्लाइड रिसोर्सेज एंड प्रोजेक्ट इज इन जेपर्डी। थर्ड आपके पास क्या होगा, रिस्क मिटिगेट नहीं हो सका, फिक्स भी नहीं हो सका, फेलियर जो फेलियर अगर हुआ है उसको आप फिक्स नहीं कर सके। तो लास्ट वन वुड बी द क्राइसिस मैनेजमेंट। आपका जो फेलियर है वो जो रिसोर्सेज हैं वो उस फेलियर पे काम नहीं कर सकी, सॉर्ट आउट नहीं कर सकी कि क्या रीजन था, रिस्क क्यों अकर हुआ, उसको करेक्ट नहीं कर सके और आपको प्रोजेक्ट जो है वो डेंजर जोन में चला गया। तो दैट कैन, फिर वो कौन सा फेज यूज होगा, क्राइसिस मैनेजमेंट। कि अगर हमारे पास जो रिसोर्सेज हमने रिस्क के अकर होने पे आइडेंटिफाई की थी वो उस रिस्क को प्रॉपर सॉर्ट आउट नहीं कर सकी जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट डेंजर जोन में चला गया। प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट क्या होगी, फॉर्मल रिस्क एनालिसिस इज परफॉर्म। आप पहले से ही रिस्क के एनालिसिस करके रखेंगे।
हर फेज में आप आइडेंटिफाई करके रखेंगे कि इस फेज में क्या क्या पॉसिबल रिस्क आ सकते हैं, और अगर रिस्क अकर हुआ तो फिर हम उसको किस तरीके से ओवरऑल हम उसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो हर चीज प्लान पहले से मौजूद होगा। जबकि रिएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट में यू आर वेटिंग फॉर द रिस्क टू अकर। आप रिस्क के होने का वेट कर रहे हैं, और फिर जब रिस्क अकर हो जाएगा उसके बाद फिर आप उसको मिटिगेट करेंगे या फेलियर अकर होने पे फिक्स करेंगे। और अगर ये दोनों चीजें नहीं हो सकी तो फिर क्राइसिस मैनेजमेंट पे जाएंगे। जबकि प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट क्या कर रहा है कि हर फेज स्टार्ट होने से पहले ही आइडेंटिफाई कर रहा है कि इसमें पॉसिबल रिस्क क्या क्या आ सकते हैं, और अगर ये रिस्क आए तो हाउ कैन वी मैनेज इट। तो फॉर्मल रिस्क एनालिसिस इज परफॉर्म। पहले से ही आप फॉर्मली हर चीज रिस्क को पहले से एनालाइज करके रखेंगे कि क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट द रूट कॉजेज ऑफ रिस्क। यहाँ पे प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट में जब कोई रिस्क अगर हो जाएगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन उसको ठीक करेगी और उसके रूट कॉजेज को ठीक करेगी। रूट कॉजेज मीन्स बेसिक फाउंडेशन क्या है जिसकी वजह से वो रिस्क अकर हो रहा है, सो दैट हम इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज कर सकें। हमारा जो मेन जो रूट कॉज है या जो ग्राउंड है हम उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है, प्रॉब्लम यूजुअली ये देखने में आती है किसी भी लेवल पे अगर हम बात करें, जब हमारे पास ग्रास लेवल पे चीजें ठीक नहीं होती, रूट लेवल पे चीजें सही नहीं होती हमारे पास, तो फिर हम उसी गलत चीज पे अगर बिल्डिंग खड़ी करते हुए चली जाए, चाहे बिल्डिंग का डिजाइन कितना अच्छा हो, लेकिन अगर उसका जो आर्किटेक्चर है या जो उसकी रूट है वो स्ट्रांग नहीं होगी, तो आपकी बिल्डिंग कभी भी मजबूत नहीं होगी। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री के साथ भी यही प्रॉब्लम रही है कि जब भी कोई नया पर्सन आता है किसी भी पोजीशन में, सो वो अपने एंड से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा जो रूट लेवल है वो ही सही नहीं है, मीन्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ही ठीक नहीं है। ठीक है, उसको ठीक करने की कोई कोशिश नहीं करता। ठीक है, आपने ज़ाहिर है उनको पता होता है कि 5 ईयर का टेन्योर है, उसमें हम ऐसे काम कर लें जिससे हमारी वाह हो जाए, हमारा नाम हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि जब तक हम अपने रूट लेवल जो नीचे जो कॉजेज़ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, हम उस कॉज़ को आइडेंटिफाई करके करेक्ट नहीं कर रहे, तभी इश्यू रिज़ॉल्व भी नहीं हो रहा। अब जैसे एजुकेशन पे कोई ऐसे जितना काम नहीं कर रहा है, ये जो इंटीरियर साइंस वगैरह में जो है हो रहा है, ये जो 9 मैट्रिक के पेपर आउट हो रहे हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है क्या हो रहा है। तो प्रॉब्लम इज दैट कि जब तक हमारी जो मेन एक्चुअल रीजन है आप उसको आइडेंटिफाई करके ठीक नहीं करेंगे, आप जितनी भी पॉलिसीज बना लें कोई फायदा नहीं है। तो प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट में क्या होगा कि जब कोई रिस्क अकर हो रहा है तो आप उस रिस्क के अकर होने के रीजंस आइडेंटिफाई करें कि ये रिस्क अकर क्यों हुआ है, सो दैट आप उस रीजन को करेक्ट कर सकें ताकि नेक्स्ट टाइम वो रिस्क दोबारा से अकर ना हो सके। TQM concepts and statistical SQA। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, मतलब हम क्वालिटी के साथ साथ हम टोटल ओवरऑल क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। प्रॉपरली रिस्क को प्रॉपर जो है वो चैनल कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ रिस्क आ सकता है, कैसे आ सकता है, क्या रीज़न है, और हम उस रीज़न को ही एलिमिनेट करने की कोशिश करें जो रिस्क को अकर होने पे हेल्प आउट कर रहा है। एंड स्टैटिस्टिकल एसक्यूए software quality assurance and statistical means number and figures। जितना डेटा मौजूद होगा, कितने एरर्स आए, कितने रिस्क आए, उसके होने के चांसेस क्या हैं, लास्ट प्रोजेक्ट में इससे इस टाइप के रिस्क कितने आए, उसके रीजन क्या थे, तो हम उन रीजंस को आइडेंटिफाई करके सॉर्ट आउट कर सकें। एग्जामिनिंग रिस्क सोर्सेज दैट लाई बियॉन्ड द बाउंड्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो रिस्क आ रहे हैं हम उसको इस प्रोजेक्ट में कैसे ओवरकम कर सकते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि अगर इस सॉफ्टवेयर की बाउंड्री से बाहर भी अगेन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है हमारे, लेट्स सपोज हम कोई प्रोसेस मॉडल सही से यूज नहीं कर रहे और वो हमें एक रिस्क है जो इस प्रोजेक्ट में आ सकता है, सो आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग को माइंड में रखते हुए जो एक्चुअल सोर्स है उस रिस्क की अकर होने की, आप उस सोर्स को जो है वो करेक्ट करने की कोशिश करें ताकि इस प्रोजेक्ट या नेक्स्ट आने वाले प्रोजेक्ट में भी जो है वो हमें प्रॉब्लम ना करे। डेवलपिंग द स्किल टू मैनेज चेंज, और आपके पास ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, ऐसी रिसोर्सेज होनी चाहिए जिसकी बेसिस पे आप चेंजेस परफॉर्म कर सकें। 7 प्रिंसिपल्स हमारे पास क्या है? मेंटेन अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव,
व्यू सॉफ्टवेयर रिस्क इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिस्टम एंड द बिजनेस प्रॉब्लम। ठीक है, जब भी कोई सॉफ्टवेयर रिस्क आ रहा है तो आप उसको अपने सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें और बिजनेस प्रॉब्लम के बेसिस पे भी देखें। मींस अगेन ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आप, मतलब एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में उसको देखें। ये नहीं कि ये आज इस प्रोजेक्ट में ये रिस्क आया, अभी इसको जो है बस थोड़ी सी कोई जुगाड़ फिट कर दो, अभी नेक्स्ट चल जाएगा, फिर बात की बाद में देखी जाएगी। तो फिर वही चीज़ जो आपने अभी एलिमिनेट नहीं की, आइडेंटिफाई नहीं की, वो आगे जाके हर प्रोजेक्ट में कभी भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो आप जो है वो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में सोचें कि जो प्रॉब्लम आ रही है उसका रीज़न क्या है और उसको हम सॉर्ट आउट करके कैसे नेक्स्ट आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। Take a forward-looking view. Think about the risks that may arise in the future. Establish contingency plan. Again वही चीज, आप फ्यूचर को माइंड में रखते हुए प्लान करें कि कौन कौन से रिस्क फ्यूचर में आकर हो सकते हैं और उनके होने के रीजंस क्या हैं, और आप एलिमिनेट करें उन रीजंस को और कंटिजेंसी प्लान जो है वो इस्टेब्लिश करें। कंटिजेंसी प्लान मींस अल्टरनेट प्लान, कि अगर ये रिस्क हो गया आप पहले से ही प्लानिंग करके रखें कि इस रिस्क, ये एक रिस्क है जिसका अगर हो गया तो इसका लाइक्लीहुड या प्रोबेबिलिटी इतनी होगी, इतना इम्पैक्ट होगा, और अगर ये हो गया तो हम इसको मैनेज इस तरीके से करेंगे। पहले तो हमारी कोशिश ये होगी कि रिस्क अकर ही ना हो, लेकिन अगर रिस्क अकर हो गया तो फिर हमारा प्लान क्या होगा। तो उस प्लान को हम कह रहे हैं कंटिजेंसी प्लान, जैसे कि हमारे पास ऑल्टरनेट प्लान जिसे हम कह रहे हो। इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन। इफ समवन स्टेट्स अ पोटेंशियल रेट, डोंट डिस्काउंट इट। ठीक है, अगर कोई आपके टीम में कोई आपको कोई रिस्क जो है वो बता रहा है कि ये रिस्क हो सकता है या कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करें बट कि उसको कंसीडर करें। इंटीग्रेट, अ कंसिडरेशन ऑफ रिस्क मस्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ठीक है, आपने रिस्क को विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट, जब आपका प्रोजेक्ट वर्क कर रहा हो एज अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस कंसीडर करना है। जैसे हमने पढ़ा था, हम जब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने कुछ की प्रोसेस एरियाज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद आ रहा है, जिसमें हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट भी हमारे पास था। ठीक है, हमने देखा था कि हमारे पास 47 डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस हैं जिनको हम प्रोसेस ग्रुप्स और नॉलेज एरिया में डिवाइड कर रहे हैं। तो एक नॉलेज एरिया हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट भी था। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप रिस्क मैनेजमेंट को अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट कंसीडर करते हुए सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर कंसीडर करें। Emphasize a continuous process. The team must be vigilant throughout the software process. Modifying identifies risk as more information is known and adding new ones as better insight is achieved. यानी कि जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट पे काम करते रहे आपकी टीम जो है वो रिस्क को मॉडिफाई करती रहे, जैसे जैसे नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती जाए उसकी बेसिस पे अपना रिस्क प्लान जो है वो अपडेट होता रहे। Developed a shared product vision. If all stakeholders share the same vision of the software, it's likely that better risk identification and assessment will occur. अगर तमाम जो हमारे पास जो हैं जितनी भी स्टेक होल्डर हैं प्रोजेक्ट के, अगर वो सबके लिए एक ही स्कोप है प्रोजेक्ट का, सब एक पेज पे है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक ही लेवल है सबका सॉफ्टवेयर को रिलेटेड, तो फिर आपके पास रिस्क आइडेंटिफिकेशन बेटर होगी क्योंकि सबको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है, कोई एम्बिगिटी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। Encourage teamwork. The talent, skill and knowledge of all stakeholders should be pooled. मतलब इस रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए कोई एक स्पेसिफाइड रिसोर्स नहीं होगी कि ये बंदा है जो हमेशा रिस्क आइडेंटिफाई कर रहा होगा। रिस्क कैन बी एनीथिंग एंड इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एनीवन, सो यू हैव टू कंसीडर द ओपिनियन ऑफ ऑल द members involved, all the stakeholders involved in project development. ये हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट पैराडिम है कि हम रिस्क को जो है वो लाइफ साइकिल क्या है जब हम रिस्क की बात कर रहे होते हैं। सबसे पहले वी विल आइडेंटिफाई द रिस्क, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, क्या क्या चांसेस हैं और क्या क्या चीज़ें आकर हो सकती हैं। देन एनालाइज, एनालाइज करने का पर्पज़ क्या है कि हमने जो है उसको रूट आइडेंटिफाई तो कर लिया कि कौन सा रिस्क हो सकता है, फिर एनालाइज किया कि उसके चांसेस क्या हैं, लाइक्लीहुड क्या है, प्रोबेबिलिटी कितनी है,
और क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये रिस्क अगर हो सकता है। तो ये एनालिसिस ऑफ रिस्क। थर्ड फेज इज प्लान, कि हमने कोई प्लान बनाया, ये प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आएगा। क्या हमने रिस्क के लिए कोई प्लान बनाया है कि अगर ये रिस्क अगर हो गया तो हम किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे। ट्रैक, जैसे जैसे आप काम प्रोग्रेस करते जाएंगे आप रिस्क ट्रैकिंग करते जाएंगे कि ये जो रिस्क हमने आइडेंटिफाई किया ये कहीं अकर तो नहीं हो रहा। ओके जी, रिस्क प्लानिंग हो गई। नेक्स्ट फेज इज ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ रिस्क। जैसे हमने देखा कि जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो दो फेजेस होते हैं। फर्स्ट वी हैव टू प्लान एंड देन वी हैव टू एग्जीक्यूट द प्लान। और फिर हम देख रहे होते हैं कि हर चीज़ अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेड प्लान वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट में भी दो फेजेस होते हैं। फर्स्ट रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग, एंड देन आप अपने प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, जब प्रोजेक्ट प्रोग्रेस होता चला जाएगा तो आप ट्रैक करते चले जाएंगे कि साथ साथ कहीं जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया है उसके असर होने की प्रोबेबिलिटी या इम्पैक्ट बढ़ तो नहीं रहा। ट्रैक करेंगे और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप उसको कंट्रोल करेंगे। एंड ये कंटिन्यूस आपकी ये चीज साइकिल है, ये रिपीट होती रहेगी। जी, अब आवाज क्लियर है? हेलो? जी, वॉइस क्लियर है? ओके। ठीक है, तो सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस ऑफ रिस्क, रिस्क प्लानिंग एंड देन रिस्क ट्रैकिंग। जैसे जैसे प्रोजेक्ट पे आप काम करते रहेंगे आप रिस्क को भी ट्रैक करते रहेंगे कि ये जो रिस्क लिस्ट आपने मेंटेन की है, कि रिस्क का बेसिकली हमारे पास एक टेबल बनता है जिसमें उसका इम्पैक्ट और प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे होते हैं। तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस होता चला जाता है हम उस रिस्क लिस्ट से जो जिसमें हमने प्रोजेक्ट के रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं हम वहां से देखते रहते हैं कि कहीं उस रिस्क को ट्रैक कर रहे होते हैं कि इनमें से कोई भी रिस्क अकर तो नहीं हो रहा या उसकी लाइक्लीहुड होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ तो नहीं रही। अगर ऐसा है तो फिर देन हम उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट रिस्क आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, फेजेस टू फेजेस हमारे रिस्क जो हैं वो रिस्क की कैटेगरीज और रिस्क की टाइप जो है वो वेरी कर सकती है। ठीक है, प्लानिंग फेज में है तो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे रिस्क होंगे।
जब वो सारे रिस्क को हम एलिमिनेट करके वो फेज कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम जब एनालिसिस फेज में जाएंगे, सो उससे रिलेटेड कुछ और जो है वो हमारे पास रिस्क आ सकते हैं। तो फेजेस टू फेजेस, फ्रेमवर्क, एक्टिविटीज टू एक्टिविटीज रिस्क कैन वेरी, और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी वेरी कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक फेज में एक रिस्क आ रहा है एक प्रोजेक्ट में, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी सेम वही रिस्क आएगा। ठीक है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन जो हमने फर्स्ट स्टेप देखा था, जो आइडेंटिफाई द रिस्क। सो रिस्क आइडेंटिफिकेशन में हमारे पास क्या, ये जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, इसमें हम क्या, हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं, किस चीज से रिलेटेड रिस्क आ सकते हैं। प्रोडक्ट साइज से रिलेटेड रिस्क आ सकता है। रिस्क एसोसिएटेड विद द ओवरऑल साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी बिल्ड और मॉडिफाइड। ठीक है, कि ओवरऑल प्रोजेक्ट का या प्रोडक्ट का साइज क्या होगा। बिजनेस इम्पैक्ट, रिस्क एसोसिएटेड विद कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट और द मार्केट प्लेस। ठीक है, लेट सपोज कि कोई भी चीज है, कोई एग्रीमेंट है, तो गवर्नमेंट कोई टैक्स कितना लग रहा है। ठीक है, कोई चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, तो उसमें क्या ऐसे कंस्ट्रेंट्स हैं या जो लिमिटेशंस हैं जो गवर्नमेंट या मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रही है और हमने उसको फॉलो करना है। तो वो बिजनेस इम्पैक्ट से रिलेटेड रिस्क हो जाता है। ठीक है, जब हम ऑर्गेनाइज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब किसी स्टेट के अंदर होती है, तो उस स्टेट के जितने भी लॉज हैं, उसके जितनी भी स्टैंडर्ड्स हैं, वो सब उसको फॉलो करने ज़रूरी होते हैं। हम कोई भी चीज़ बियॉन्ड अवर जो है वो लिमिटेशन नहीं जा सकते। जो लिमिटेशन हमें हमारी गवर्नमेंट या जो मैनेजमेंट है वो प्रोवाइड करी है, उसी के अंदर रहते हुए हमने चीज़ों पे काम करना होता है। तो उससे रिलेटेड भी रिस्क इन्वॉल्व होता है। कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कस्टमर कितना विलिंग है, कस्टमर से कम्युनिकेशन कैसी हो रही है। ठीक है, टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है, कितनी सोफिस्टिकेटेड यूजर हमारा कस्टमर है, और कम्युनिकेशन किस तरीके से हो रही है। सो कस्टमर से रिलेटेड भी बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं। प्रोसेस डेफिनेशन, प्रोजेक्ट का स्कोप, उससे रिलेटेड भी रिस्क हमेशा रहता है। रिस्क एसोसिएटेड विद द डिग्री टू विच द सॉफ्टवेयर प्रोसेस हैज बीन डिफाइंड एंड इज फॉलोड बाय द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, प्रोसेस डेफिनेशन इज दैट कि लेट सपोज एक प्रोजेक्ट आया, अब हम कह रहे हैं कि हम इसको स्पाइरल मॉडल यूज करते हुए इम्प्लीमेंट करेंगे। सो क्या हम कह तो रहे हैं स्पाइरल करेंगे, लेकिन क्या उस ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि स्पाइरल मॉडल की क्या फंक्शनैलिटी है और उस पर कैसे काम होता है। ठीक है, उसमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे होती है, क्योंकि रिस्क का जो प्रॉपर जो है, इसीलिए उसके लिए हमारे पास जो मॉडल यूज होता है दैट इज स्पाइरल मॉडल, जिसमें रिस्क कैरेक्टराइजेशन और मॉडल से ज़्यादा बेटर है। उसमें हर फेज में हम उस फेज के अंदर जितने रिस्क आ रहे होते आ सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं और एलिमिनेट करते हैं, और फिर आगे नेक्स्ट जो है हमारे पास जो स्पाइरल है हम उस पर काम कर रहे होते हैं। तो कोई भी प्रोसेस मॉडल आप काम करें, आप रेड पे काम कर रहे हैं, आप इंक्रीमेंटल मॉडल पे काम कर रहे हैं, आप एजाइल पे काम कर रहे हैं, सो आपने ये डिफाइन करना है कि वो जो प्रोसेस मॉडल आपने सिलेक्ट किया है, क्या वो प्रॉपरली उस ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन हुआ है, मतलब जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप वैसे ही फॉलो कर रहे हैं, और उसके जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। मतलब कह तो रहे हैं कि हम एजाइल या स्क्रम पे काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट बैकलॉग बन रहा है ना स्प्रिंट बैकलॉग, मतलब जो प्रॉपर उसका जो चेन है वो कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। Development environment, risk associated with the availability and quality of the tools to be used to build the product। ठीक है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या है, आपकी सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, इंटरनेट नेटवर्क अवेलेबिलिटी किस तरीके से है, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आती हैं। ठीक है, कौन सा टूल, अगर हमें किसी टूल पे काम करना है तो वो इजीली अवेलेबल है, या हमें उसके लिए जो है पूरा डाउनलोड करना पड़ेगा, सिस्टम सपोर्ट नहीं है, तो क्या ऐसे कुछ आईटी डिपार्टमेंट है जो हमें हेल्प आउट करेगा, सॉर्ट आउट करेगा, मुझे कोई भी टूल चाहिए प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, तो वो अवेलेबल होगा या नहीं होगा, और जो टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या है, एदर दे आर द बेस्ट टूल्स अवेलेबल, और जस्ट वे ड्यू टू एनी रीजन, कॉस्ट की वजह से या इजीनेस की वजह से हमने कोई ऐसा लेस क्वालिटी सॉफ्टवेयर या टूल पे तो काम नहीं कर रहे हम, तो उससे रिलेटेड भी रिस्क आ सकते हैं। टेक्नोलॉजी टू बी बिल्ड, रिस्क एसोसिएटेड विद द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम टू बी बिल्ड, जो सिस्टम बनाना है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, उससे रिलेटेड भी रिस्क है। जितना कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन आप डेवलप करेंगे उतने ज़्यादा रिस्क आने के चांसेस हैं। एंड द न्यूनेस ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट इज पैकेज बाय द सिस्टम, और जो टेक्नोलॉजी आपका सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है वो कितनी न्यू है, जितनी न्यू होगी
तो इतने ही ज़्यादा रिस्क आने के चांसेस हैं। जब कोई चीज़ मार्केट में नहीं होती है तो उससे रिलेटेड रिस्क भी ज़्यादा होते हैं कि उसकी एडॉप्टेशन कितनी जल्दी वो एडॉप्ट हो सकती है। स्टाफ साइज एंड एक्सपीरियंस, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो जिसमें वो बता रहे हैं कि रिस्क इनमें से किसी भी कैटेगरीज में लाई कर सकता है। स्टाफ साइज एंड एक्सपीरियंस, रिस्क एसोसिएटेड विद द ओवरऑल टेक्निकल एंड प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु विल डू द वर्क। आपको जो स्टाफ है, जो रिसोर्सेज है, उनका क्या स्किल सेट है, उससे रिलेटेड भी रिस्क हमारे पास हमेशा रहता है। असेसिंग प्रोजेक्ट रिस्क को हम कैसे असेस कर सकते हैं? हैव टॉप सॉफ्टवेयर एंड कस्टमर मैनेजर्स फॉर्मली कमिटेड टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट, मतलब आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है और कस्टमर जो आपको रिक्वायरमेंट दे रहा है वो प्रॉपरली प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट लेवल क्या है? अगर वो प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कीन है, इंटरेस्टेड है, बार बार आपसे जो है वो रिपोर्ट्स वगैरह ले रहे हैं, स्टेटस पता कर रहे हैं, इट मीन्स दे आर विलिंग फॉर द प्रोजेक्ट। तो उसकी बेसिस पे भी हम प्रोजेक्ट रिस्क को असेस कर रहे होते हैं। आर एंड यूजर्स enthusiastically committed to the project and the system product to be built? Are requirements fully understood by the software engineering team and their customers? Have customers been involved fully in the definition of requirements? Do end users have realistic expectations? Is project scope stable? Does the software engineering team have the right mix of skills? Are project requirements stable? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसकी बेसिस में हम रिस्क को असिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, कि इनमें से अगर कोई भी पॉइंट वीक हुआ, इट मींस कि उससे रिलेटेड रिस्क है हमारे पास। रिस्क कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास? वी कैन हैव परफॉर्मेंस रिलेटेड रिस्क, वी कैन हैव कॉस्ट रिलेटेड रिस्क, सपोर्ट रिस्क एंड स्केड्यूल रिस्क। परफॉर्मेंस रिस्क क्या होगा हमारे पास? द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी दैट द प्रोडक्ट विल मीट द रिक्वायरमेंट एंड बी फिट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। सो परफॉर्मेंस से रिलेटेड रिस्क होगा कि हम जो एप्लीकेशन बना रहे हैं, जो सिस्टम बना रहे हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट, जो मेन रीजन है, जो उसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। कॉस्ट से रिलेटेड रिस्क क्या होगा? द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी दैट द प्रोजेक्ट बजट विल बी मेंटेन, यानी कि जो हमने इनिशियल एस्टिमेट्स लगाए हैं उसी के अंदर ही हमारा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो उससे रिलेटेड भी हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है। सपोर्ट रिस्क क्या होगी हमारे पास? द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी दैट द रिजल्टेंट सॉफ्टवेयर विल बी इजी टू करेक्ट, अडॉप्ट एंड एनहांस। ठीक है, सपोर्ट अगर कुछ चेंज करना है तो वो इजीली अपडेट हो जाएगा। कोई नया फीचर आ रहा है, उस फीचर को ऐड ऑन कर दिया, कोई किसी फीचर में या किसी उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको करेक्ट कर लिया, इन्हेंसमेंट कर दी। सो सपोर्ट से रिलेटेड रिस्क भी हमेशा हमारे पास रहती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। एंड स्केड्यूल रिस्क, द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी दैट द प्रोजेक्ट स्केड्यूल विल बी मेंटेन एंड दैट द प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड ऑन टाइम। ठीक है, इसको लेकर भी हम अनसर्टेन रहते हैं, ड्यू टू एनी रीजन हो सकता है टाइम आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो वो सब चीजें हमें स्केड्यूल से रिलेटेड रिस्क को देखना पड़ता है। रिस्क प्रोजेक्शन ऑल्सो कॉल्ड रिस्क एस्टिमेशन, अटेम्प्ट टू रेट ईच रिस्क इन टू वेज। ठीक है, रिस्क प्रोजेक्शन क्या है कि हम अपने रिस्क को एस्टिमेट करें, और रिस्क एस्टिमेशन में हमारे पास क्या चीजें आती हैं? अटेम्प्ट टू रेट ईच रिस्क इन टू वेज। टू वे में हम रिस्क को कैरेक्टराइज करें, एक उसकी प्रोबेबिलिटी कि उस रिस्क के होने के चांसेस क्या हैं, और सेकंड उसका इम्पैक्ट कि अगर वो अकर हो जाता है तो उससे हमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे प्रोजेक्ट पे। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द रिस्क शुड इट अकर। देयर आर 4 रिस्क प्रोजेक्शन स्टेप्स। रिस्क प्रोजेक्शन स्टेप में हमारे पास 4 चीजें हैं। एस्टैब्लिश अ स्केल दैट रिफ्लेक्ट्स द परसीव्ड लाइक्लीहुड ऑफ अ रिस्क, यानी कि आप एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में सबसे पहले आप एक स्केल मेंटेन करेंगे जो कि प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे होगा, मतलब जिस रिस्क की प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब जिस रिस्क के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। लेट सपोज अगर वो अकर हो गया तो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा है, तो आप उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और उसको ज़्यादा मैनेज करने पे उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। डेलिनिएट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिस्क, अब उस रिस्क के होने के चांसेस क्या हैं, वो रिस्क कब अकर होगा वो आइडेंटिफाई करें आप। एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क ऑन द प्रोजेक्ट एंड द प्रोडक्ट, फिर उसका इम्पैक्ट आप निकालें कि अगर ये रिस्क अगर हो जाएगा तो डैमेज कितना होगा।
Note the overall accuracy of the risk projection so that there will be no misunderstanding. ठीक है, तो रिस्क को आप इस तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं by building a risk table. रिस्क, प्रोबेबिलिटी, इम्पैक्ट और उसका RMM प्लान. रिस्क, यहाँ पे सबसे पहले रिस्क का नाम होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और इम्पैक्ट उसकी सेवेरिटी. अब सेवेरिटी आप 1 से 5 के स्केल में भी रेट कर सकते हैं. 1 मीन्स लो इम्पैक्ट और 5 मीन्स हाई इम्पैक्ट. तो आप इम्पैक्ट चाहे तो 1 to 5 कर दें, और अगर बहुत ज़्यादा आपने उसको वेरिएशन लानी है तो 1 to 10, डिपेंड्स ऑन यू कि आप इम्पैक्ट को किस तरीके से सिवियरिटी दे रहे हैं. और RMM इज रिस्क मिटिगेशन, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट. मिटिगेशन क्या है कि हम रिस्क को अवॉइड करें. लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक रिस्क है कि हमारे पास हम जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो सकती है. तो हमारे पास 3 चीज़ें होंगी. उसको पहले हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इम्पैक्ट निकालेंगे, और फिर उसका RMM प्लान देंगे. मिटिगेशन इज दैट कि हम रिस्क को अवॉइड करने की कोशिश करें कि ये रिस्क कभी अकर ही ना हो. ठीक है, तो इस रिस्क से रिलेटेड क्या हो सकता है कि हम एज मच एज पॉसिबल उस टेक्नोलॉजी के ऑब्सोलीट होने से पहले हम कोशिश ये करें कि हम एटलीस्ट अपना बिल्ड, और अगर प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा काम नहीं हो सका प्रोजेक्ट पे अभी नहीं, तो हम जो नई इसका जो वर्जन आ रहा है या जो नई बिल्ड है हम नई टेक्नोलॉजी पे पहले ही उसको मूव कर लें ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो. सो दैट इज अवॉइडेंस ऑफ रिस्क. हम अवॉइड कर रहे हैं कि ये रिस्क अकर ही ना हो. मॉनिटरिंग इज दैट कि हम साथ साथ चेक करते रहें कि कहीं ये रिस्क होने के चांसेस बढ़ तो नहीं रहे. एंड मैनेजमेंट इज दैट कि अगर ये रिस्क अगर हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो वो चीज़ हम अपने प्लान में ऐड ऑन कर रहे होते हैं. बिल्डिंग द रिस्क टेबल. एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस. रिस्क के होने के चांसेस क्या हैं, परसेंटेज में हम बता रहे होते हैं. एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 वेयर 1 इज इक्वल टू लो इम्पैक्ट एंड 5 इज इक्वल टू कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट ऑन प्रोजेक्ट सक्सेस. एंड देन सॉर्ट द टेबल बाय प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट. हम सॉर्टिंग कैसे करेंगे टेबल की, जिस रिस्क की प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट यानी कि होने के चांसेस और डैमेज सबसे ज्यादा होंगे हम उसको अपने टेबल के टॉप पे रखेंगे, सो दैट उसमें हमें ज्यादा फोकस करना है. रिस्क एक्सपोजर. इम्पैक्ट ऑफ रिस्क, कि अगर रिस्क हो गया तो हमें उस पर कितना जो है वो डैमेज कॉस्ट हो सकता है. So risk exposure can be calculated by multiply by P with C, where P is the probability of occurrence and C is the cost to the project should the risk अगर कि अगर वो रिस्क अगर हो गया तो कितनी कॉस्ट लगेगी, एंड P इज इट्स प्रोबेबिलिटी. तो जब हम प्रोबेबिलिटी को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिस्क एक्सपोजर आ जाएगा. इट मींस डैमेज कॉज बाय द रिस्क. अब ये मीटिंग एंड होने वाली है. सेम मीटिंग आईडी पे फौरन ज्वाइन करेंगे और उसके बाद एक एग्जांपल है रिस्क एक्सपोजर की, उसको हम डिस्कस करेंगे. यहाँ तक कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं. जी क्लास, यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई सवाल? अच्छा, लेस देन 1 मिनट रह गया. जैसे ही मीटिंग एंड होगी फौरन ज्वाइन करेंगे और फिर रिस्क एक्सपोजर वाली एग्जांपल डिस्कस करेंगे.